धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम आमदी में एक युवक सागर साहू को इंस्टाग्राम पर एक रील पर ऐसे का कमेंट करना महंगा पड़ गया। इसके बाद उसे गांव के स्कूल चौक के पास बुलाकर 5 युवकों ने अंधाधुंध चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, फिर उसे निजी अस्पताल रेफर किया गया। अर्जुनी पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। कांग्रेस आज ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि नगरीय निकाय में ओबीसी को 30% आरक्षण मिल रहा है। क्या कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है? उन्होंने कहा कि आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर दिया गया है। साव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति भ्रम, भय और भ्रष्टाचार पर आधारित रही और कांग्रेस को ऐसी राजनीति करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रम फैलाने वाली बातों में जनता अब नहीं आने वाली। कल मैंने कानून सम्मत सारी बातों को बहुत स्पष्ट किया है और स्पष्ट करके ये बताया है कि यह जो आरक्षण की व्यवस्था हुई है पूरी तरह से संविधान सम्मत है और कांग्रेस पार्टी यदि इस आरक्षण व्यवस्था पर आंदोलन कर रही है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को 30% से अधिक आरक्षण नगर निगम में मिला है, क्या इसके खिलाफ भी वो आंदोलन कर रहे हैं? नगर पालिका और नगर पंचायत में जो आरक्षण मिला है क्या उसके खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं? ये स्पष्ट करना चाहिए। कल भूपेश बघेल जी ये भी कह रहे थे कि डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष में आरक्षण हुआ था, उनके कार्यकाल में भी हुआ था। तो भूपेश बघेल जी, ये सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है 2021 और 2022 में आया है, इस कारण से ये परिस्थिति निर्मित हुई है। हमारे 33 में से 16 जिले अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए वो सभी के सभी अध्यक्ष पद आरक्षित होंगे और जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए 4 पद आरक्षित होंगे। और इसलिए जो सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है उसके कारण से अन्य पिछड़ा वर्ग को केवल जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद में कोई पद हासिल नहीं हुआ है। पार्टी ने इसके लिए व्यवस्था बनाई है। ये कांग्रेस पार्टी, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि भ्रम, भय और भ्रष्टाचार इनके राजनीति का आधार रहा है, वही भ्रम फैलाने का काम ये बार बार कर रहे हैं। कानून, संविधान की बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन ना उसे पढ़ते हैं ना उसका अध्ययन करते हैं। और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से राजनीति करना बंद करे। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से उनके बयान आ रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में किया है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ की जनता, शांति प्रिय जनता, कांग्रेस के नेताओं के इन भ्रम की बातों में, इन भड़काने में नहीं आने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता शांति प्रिय है और शांति प्रिय ही हमारे नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव संपन्न होंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया। साव ने इसे निम्न स्तर की राजनीति करार देते हुए कहा कि इस प्रकार की राजनीति से वह आहत है। उन्होंने कहा, भूपेश बघेल केवल मेरी वकालत पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे बल्कि स्टेट बार काउंसिलिंग जिन्होंने मुझे डिग्री दी है उनका भी अपमान कर रहे हैं। वे मेरे साथ सभी वकालत की डिग्रीधारियों का भी अपमान कर रहे हैं। साव ने यह भी कहा कि विधानसभा में बघेल के सभी सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी ये बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। मुझे लगता है राजनीतिज्ञों को इस बात से बचना चाहिए। राजनीति में शब्दों की मर्यादा और व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। और एक पूर्व मुख्यमंत्री बार बार व्यक्तिगत रूप से मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये अच्छी राजनीति का परिचायक नहीं है। मेरे वकालत पर प्रश्न चिन्ह उठाना, मेरे वकालत के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह उठाना, ये न केवल मेरे वकालत की डिग्री पर प्रश्न चिन्ह है, स्टेट बार काउंसिल जिसने मुझे डिग्री दी थी वकालत की, उस पर प्रश्न चिन्ह है और राज्य के लाखों के संख्या में जो अधिवक्ता समुदाय है उनका ये अपमान है।
उन्होंने जो बातें कही विधानसभा में उसका बहुत स्पष्ट रूप से मैंने उत्तर दिया कि नगरीय निकायों को यदि 5 साल के कार्यकाल पूरा हो जाए, नव गठित समिति का कार्यकाल संविधान में भी ये दिया हुआ है और अधिनियम में भी दिया हुआ है कि निर्वाचित जो समिति है उसका कार्यकाल प्रथम सम्मेलन के तारीख से 5 साल का होगा, उससे अधिक नहीं होगा, ये संविधान में दिया हुआ है। पर नगर पालिका अधिनियम 1961 और नगर पालिक निगम 1956 में यदि उस 5 साल के भीतर चुनाव नहीं हुआ किसी कारण से, तो निकाय कैसे चलेगा, इसकी स्पष्ट व्यवस्था उन दोनों अधिनियमों में नहीं है। पंचायत एक्ट में इसका प्रावधान है, धारा 34(3) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। यदि उपधारा 2 में निहित कालावधि के अवसान होने के पूर्व, यानी 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के पूर्व जिला पंचायत नवीनतः गठित नहीं की जाती है, तो वह उक्त कालावधि के अवसान हो जाने पर विघटित हो जाएगी और धारा 87 के उपबंध उसके संबंध में 6 मास से अनधिक कालावधि के लिए जिस कालावधि के भीतर जिला पंचायत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी, लागू होंगे। यानी यदि वो 5 साल के कार्यकाल के भीतर यदि चुनाव नहीं होता है, तो आने वाले 6 महीने के लिए धारा 87 पंचायत राज अधिनियम में प्रशासक या प्रशासनिक समिति का गठन किया जाएगा और उससे पूर्व उसका चुनाव कराया जाना होगा। ये प्रावधान कारपोरेशन एक्ट और म्युनिसिपैलिटी एक्ट में नहीं था और इसलिए हमने ये प्रावधान इस बार लाया है। तो क्या भूपेश बघेल जी ये बताएंगे ये असंवैधानिक है? पंचायत एक्ट का प्रावधान असंवैधानिक है? जब पंचायत एक्ट में पहले से ही मौजूद है, संविधान सम्मत है, इसीलिए तो मौजूद है। और निकाय और पंचायत ये राज्य का विषय है। संविधान में ही राज्य विधानमंडल को अधिकार प्राप्त है कि इसके लिए चुनाव, उसके संचालन के कानून राज्य विधानमंडल बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ सिख समाज और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा साइबर क्राइम जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यशाला का आयोजन सालेम इंग्लिश स्कूल में किया गया। इस कार्यशाला में मिडिल और हाई स्कूल के छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें साइबर जन जागरूकता वेंटिलेटर के रूप में तैयार किया गया। इस कार्यशाला में मिडिल और हाई स्कूल के छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें साइबर जन जागरूकता वॉलंटियर के रूप में तैयार किया गया। अभी छात्र छात्राएं अपने घरों, समाज और आसपास के लोगों को साइबर क्राइम से बचने के उपायों के बारे में जागरूक करेंगे। कार्यशाला में बताया गया कि साइबर क्राइम जिस प्रकार किए जाते हैं और उससे बचने के क्या उपाय हैं। छात्रों को साइबर अपराधियों की ठगी के तरीकों के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही रायपुर के सभी स्कूलों में साइबर क्राइम पर नियंत्रण पाने के लिए जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि छात्र छात्राएं और उनके परिवार साइबर अपराध से सुरक्षित रह सके। ज़्यादा जागरूकता लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम छत्तीसगढ़ को एज अ स्टेट देखते हैं और पूरी इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे साइबर क्राइम्स हैं। और हम रूट की बात करें तो बच्चों को अगर हम जब तक जागरूक नहीं करेंगे तब तक वो फैमिली तक नहीं पहुँचेगा। और जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को जाके बताता है कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं उससे बचाव के लिए, तो पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं। थैंक गॉड कि सिख समाज के द्वारा जो साइबर जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट का साथ दे रहा है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि वो अलग अलग हम जब स्कूल जा रहे हैं और बच्चे इतना इनिशिएट लेके या बहुत अच्छी तरीके से उसको सुन रहे हैं और वो अपने घर में जाके बताएंगे, तो डेफिनेटली साइबर जागरूकता का प्रोग्राम अच्छे से चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइबर क्राइम के प्रति जो है वो अवेयर हो पाएंगे। मैं जब देखती हूँ कि अगर हम साइबर सेल ऑफिस में हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग कंप्लेन के लिए आते हैं, तो कई बार उनका नॉलेज लैक्स है कि हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए वो ऐसे फ्रॉड का शिकार हुए। तो अवेयरनेस इज़ अ मस्ट। कुछ स्टेप्स आप बताना चाहेंगे जिससे? बेसिकली हम यहाँ ज़्यादातर देखते हैं कि
जो भी कंप्लेंट्स होते हैं वो पैसों के फ्रॉड को लेके होते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट एड आपका यही है कि आप 1930 पे कॉल कीजिए और वहाँ आपने जाके कंप्लेंट्स दीजिए। एडवोकेट होने के साथ साथ हम खुद भी समाज का एक पार्ट है, तो हम अपने काम के साथ साथ ये भी चाहते हैं कि लोग जितना खुद से ही उस चीज़ों का बचाव करें, तो उनको ना तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, ना ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसीजर में जाना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि जितना हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को भी खुद से सतर्क रहना चाहिए कि वो ऑनलाइन कैसे चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, वो कैसे इस बारे में जानकारी ले सकते हैं, ताकि वो खुद से इन चीज़ों का बचाव करें और खुद से ही वो अपने आप को इन सब साइबर क्राइम से बचाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सतर्क कर सकें और जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं उनकी अवैध कमाई को रोक सकें। आपके पास भी कई ऐसे केसेस आते होंगे साइबर फ्रॉड को लेकर, तो अधिकतर तौर पर आप क्या देखती थी, किस प्रकार से लोग उनके जाल में फंसते हैं? अधिकतर तौर पे जो हम देखते हैं कि लोग जो ओवर एक्साइटेड होकर उन मैसेजेस का, कॉल्स का रिप्लाई कर देते हैं जब उनको दिखता है कि उनकी लॉटरी लगी है या कुछ ऐसा, या कुछ ऐसी वीडियोस या फोटोज़ अपनी खुद की शेयर कर देते हैं जिस कारण से उनको बाद में फंसना पड़ता है। तो उन सब से रिलेटेड केसेस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिस वजह से जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी समाज में है। सेजल मक्कड़ राजनांदगांव जिले के ग्राम रूपतला में अवैध शराब की बिक्री को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पिछले 1 साल से पुलिस के संरक्षण में शराब बिक रही है, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय में ज्ञापन देकर मामले की जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस प्रशासन जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण चक्का जाम कर सकते हैं। हम लोग आए हैं, ग्राम रूपतला से आए हुए हैं, पूरे समस्त ग्रामवासी आए हुए हैं। हम लोग समस्या हमारा ये है कि हमारे गांव में अवैध तरीके से शराब बिक्री हो रहा है। इस बिक्री को लेकर हम लोग पुलिस चौकी मोहारा गए थे, मोहारा में आवेदन दिए। पहले तो मुहक्खरा उसको इस्तिला किए कि हमारे गांव में शराब बिक रहा है, तो इस मामले में थोड़ी सी चेक करें। तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किया गया, तो फिर हम लोग फिर आवेदन दिए। आवेदन देने के बावजूद 2 दिन बंद रखा। उसके बाद फिर से खुलेआम शराब बिक्री हो रहा है हमारे गांव में, तो कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, मोहारा थाना द्वारा। तो अब हम लोग एसपी ऑफिस आए हुए हैं। अब दिनों से दारू का अवैध बिक्री चल रही है? ये लगभग 1 साल से बिक्री हो रहा है। दारू का शराब बिक्री 1 साल से हो रहा है। मैं पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि एक तरफ अपने को नशा मुक्ति चला रहे हैं और दूसरी तरफ नशा मुक्ति को प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो ये मैं खुद स्कूल में पुलिस वालों के साथ जाकर नशा मुक्ति के प्रति अभियान में शामिल हुआ हूँ, और मेरे ही गांव में इस तरह से खुलेआम शराब बिक्री हो रहा है, तो ये बहुत ही गलत तरीके से है। हमारे गांव के बच्चे लोग भी अब शराब पीना शुरू कर दिए, छोटे छोटे बच्चे। ये आने वाले समय के लिए बहुत ही दर्दनाक तरीके से बेच रहा है आपके गाँव में शराब? हमारे गाँव में शराब बेच रहे हैं, पंचराम वर्मा करके हैं, वो लगभग 1 साल से शराब बिक्री हो रहा है। गांव में भी उसको तहत हम लोग मीटिंग रखे, उसको इस्तिला किए, उसके बाद भी जो करना है कर लो करके हम लोगों को उड़ गए मीटिंग से उल्लंघन करके। क्या लगता है आपको, कहीं उसको पुलिस का सपोर्ट तो नहीं है? उसको खुलेआम पुलिस का सपोर्ट है। वो खुलेआम बोलता है कि मैं पुलिस को पैसा दे रहा हूँ, जो करना है करो, यही बोल रहा है। तो आप क्या चाह रहे हो? हम चाह रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक जी से कि साथ ही साथ पुलिस थाना प्रभारी है, पुलिस जो पैसा लेता है उनके ऊपर भी कार्रवाई करें, और जो शराब बिक्री कर रहा है उसको तो अच्छी कड़ी सजा दे। 1 साल से आप लोग न्याय मांग रहे, नहीं मिलेगा तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम रहेगा अब इसके बाद पाए दर पाए अब कलेक्ट्रेट पे जाएंगे। कलेक्ट्रेट पे जाने के बाद हमारे गांव एकली होके एक रोड पे चक्का जाम करेंगे, पूरे महल्ले सहित महिला पुरुष आकर एक चक्का जाम करेंगे ताकि प्रशासन तक बात पहुंचे। अगले महीने चुनाव है ग्रामीण क्षेत्र में? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव है। ये शराब बिक्री हो रहा है, उस पर तो हमारे गांव में बहुत ही ढंग से प्रभावित होगा और गांव में हुल्लड़ होने का चांस ज़्यादा रहेगा। गर्मी जरूर होगा इसमें, एक दूसरे में। अब शराब के नशे में तो आदमी कुछ भी कर लेगा। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने आज उन्हें तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। मामले में 28 दिसंबर 2023 को ईडी ने लखमा और उनके बेटे के ठिकानों पर छापेमारी की थी और नगद लेन देन के सबूत मिले थे। जांच में 2161 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ईडी के आरोप के मुताबिक 2017 में आबकारी नीति में संशोधन कर शराब की बिक्री की गई और अधिकारियों को कमीशन के रूप में पैसे दिए गए, जिससे राज्य को भारी राजस्व